पार्टी के कितने नेताओं के ऊपर आरोप लगे हुए हैं? आपकी पार्टी की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप। आपकी पार्टी के गृह मंत्री वो तड़ीपार। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके ऊपर मुकदमे। आप कहां से साफ छवि के हैं, ये बताइए ना। उत्तर प्रदेश चुनाव की गहमा गहमी बहुत तेजी से चल रही है जी, आप किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, एक उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो पूरे देश के अंदर ये चुनाव आते हैं और चुनाव के कारण न जाने कितने लोग जो हैं वो मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। इस देश के अंदर एक आंकड़ा ये भी निकलना चाहिए कि हर साल, हर 6 महीने में इस देश में कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया होती है और हर इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है 2014 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए आप उनका आंकड़ा निकालिए, ना जाने कितने ही लोग मौत के घाट उतर गए। ये राजनीति आज रक्त रंजिश की राजनीति हो रही है और आज हमारी औकात नहीं है, हमारी सरकारों की औकात, हम पाकिस्तान से लड़ें या हम चाइना से लड़ें, हमारी सरकार तो हमें आपस में ही लड़के मरवाना चाहती है। हमारी सरकार सिर्फ ये चाहती है कि भाई हिंदू जो है वो मुस्लिम का गला काट दे और मुस्लिम जो है वो हिंदू का गला काट दे और उसके बाद सिर्फ हमें वोट मिल जाए, बाकी हमें कुछ और नहीं चाहिए। जिस तरह मोदी जी और अमित शाह जी ये कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आ गई जी, तो खतरा बढ़ जाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, उन्होंने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आएगी तो आतंकवादियों की सप्लाई शुरू हो जाएगी। पहली बात तो ये कि देश के गृह मंत्री जी को इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। वो एक देश के गृह मंत्री हैं। पहले तड़ीपार रहे हैं वो माना, लेकिन अब गृह मंत्री हैं, तो अब वो तड़ीपार वाला रवैया इनको नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि गृह मंत्री जी को कैसे पता कि भैया कि अगर सपा की सरकार आ गई तो आतंकवादियों की सप्लाई होगी। आप देश के गृह मंत्री हैं, आप क्या कर रहे हैं? अगर आपको पता है कि आतंकवादियों की सप्लाई हो रही है और आपको पता तो पता कहां से चला? दूसरी बात ये कि सपा प्रमुख माननीय श्री अखिलेश यादव जी को इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए कोर्ट में कि इससे तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है वो उनकी भावना को ठेस पहुंचाए, तमाम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। सपा के अंदर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर एक व्यक्ति को ठेस पहुंची है। राजनीति किस नाम पे होनी चाहिए? राजनीति होनी चाहिए डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इसके नाम पे होनी चाहिए। आज आप राजनीति के अंदर गुंडे, बदमाश, आतंकवादी, सर्दी, गर्मी, बरसात, इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीति के अंदर आए थे 2014 के अंदर, उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर यही सपा की सरकार थी, समाजवादी की सरकार। तो आप ये बताइए, ये डाटा लेकर आइए कि 2014 से 17 तक कितने आतंकवादियों की सप्लाई उत्तर प्रदेश में हुई, आप ये बताइए। अरे भैया, आतंकवादियों की सप्लाई तो आपकी पार्टी में है। आपकी पार्टी के कितने नेताओं के ऊपर आरोप लगे हुए हैं? आपकी पार्टी की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप। आपकी पार्टी के गृह मंत्री वो तड़ीपार। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके ऊपर मुकदमे। आप कहां से साफ छवि के हैं, ये बताइए ना। और वो पाकिस्तान जहां से आतंकवादी आते हैं, जहां से टेररिस्ट आते हैं, वहां तो आप बिरयानी खाते हैं। तो तभी आपको इतना आउटपुट इनपुट आ रहा है कि भैया वहां से जो है सपा की सरकार बन गई तो आतंकवादी आने लगेंगे। दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो बम जो है वो साइकिल पे आया था। अरे भैया, बम साइकिल पे आया था, आप किसी के चुनाव चिन्ह को टारगेट कर रहे हो। हाथ से रखा गया तो आप किसी के चुनाव चिन्ह को टारगेट कर रहे हो। अरे आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हो? आपके पास आज राजनीति में माना आपके पास कुछ भी नहीं है लड़ने को। आपने इस रक्त रंजिश की राजनीति के चलते कितने लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया। आज भी एक भाई जो आपने देखा बजरंग दल का जो सदस्य था, आज भी उसकी जो है उसकी मृत्यु हो गई, उसका मर्डर हुआ है। किसी ने चाकू मार के उसका मर्डर कर दिया। हम इसकी कड़े और घोर शब्दों में निंदा करते हैं क्योंकि वो भी किसी माँ का बेटा था, वो भी किसी माँ का लाल था और किसी की भी हत्या या मर्डर होती है ये सरासर गलत है। लेकिन मैं इसका जिम्मेदार सिर्फ देश की सरकार को ठहराता हूं और बाकी किसी को भी नहीं, क्योंकि देश की सरकार को यह बात पता थी कि वो हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा बार बार लेके क्यों आती है। जब सरकार को यह बात पता है कि हिंदू और मुस्लिम के चलते लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचता है, लोगों की जो भावना है वो संवेदनशील हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है, तो सरकार ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करती है? दैनिक जागरण फ्रंट पेज पे इस चीज की हेडलाइंस दे रहा है। बेरोजगारी का आंकड़ा दैनिक जागरण कभी नहीं छापता, लेकिन अमित शाह का स्टेटमेंट पहले पेज पे। इकोनॉमी का आंकड़ा दैनिक जागरण नहीं छापेगा। देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इनकी बात नहीं छापेगा। राफेल का फैसला वो नहीं छापेगा। लेकिन
अगर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी तो आतंकवादियों की सप्लाई होगी, अमित शाह लिखकर ये फ्रंट पेज पे छापेगा, क्योंकि इससे देश में नफरत पैदा होती है। अगर कोई व्यक्ति सपा का कार्य करता है तो उसको ठेस पहुंचेगी। भाई इससे क्या होगा, इससे लोग लड़ाई करने के लिए उत्पन्न होंगे। तो ये इस प्रकार के स्टेटमेंट देना गृह मंत्री को शोभा नहीं देता। अच्छा, जिस जिस तरह मोदी जी आप कह रहे थे कि जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आप बार बार पिछले काफी इंटरव्यू में आपने कहा है कि फर्क पड़ेगा, बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, लेकिन आपने ये बताया कि वहां से बीजेपी पश्चिमी क्षेत्र बीजेपी जीती है और पूर्व में जा रही है जीत। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, वो आंकड़े आपको भारतीय मीडिया के द्वारा पता चल रहे हैं। वो भारत देश की मीडिया जिसने अपना स्तर इतना नीचे गिरा दिया है, इतना नीचे गिरा दिया है कि आज मुझे उसे देश का चौथा स्तंभ कहते हुए भी शर्म आती है। एक समय ऐसा था कि लोग कांपते थे मीडिया के खिलाफ बोलने से, क्योंकि मीडिया निष्पक्ष और सत्य को दिखाया करती थी। लेकिन आज का समय ऐसा है कि लोग मीडिया का खुलेआम विरोध करते हैं और लोगों ने बायकॉट कर दिया है। बिल्कुल ही टेलीविजन चैनल्स को देखना बायकॉट कर दिया है। मीडिया इतना खराब स्तर गिरा चुकी है, मीडिया के पास में प्रोग्राम नहीं है सर चलाने को। आप एक चैनल का मुझे नाम बता दीजिए जो गोदी मीडिया के चैनल है, चाहे वो आपका न्यूज 18 हो, चाहे फिर वो आपका जी न्यूज हो, ठीक है ना, चाहे फिर वो आपका रिपब्लिक भारत हो। इनों के पास एजेंडे जनाब क्या है पता है आपको? इनके पास एजेंडे हिंदू मुस्लिम का है, इनके पास एजेंडे में पाकिस्तान है, इनके पास एजेंडे में रसिया है, इनके पास एजेंडे में ना डेवलपमेंट है, ना एजुकेशन है, ना इनके पास रोजगार है, क्योंकि इनको तो भैया दलाली मिल रही है, इनके घर का खर्चा चल रहा है। सरकार के और गोदी मीडिया जो है नरेंद्र मोदी जी के पैसों पे जो देश की मीडिया चल रही है, वो गोदी मीडिया का तो पेट पल रहा है। बाकी दुनिया की जो जनता है, देश की जनता मरे या जिए, देश के बच्चे मरे या जिए, उनको कोई फर्क नहीं है। इसीलिए उनके पास का प्रोपोगेंडा फिक्स है। उनके प्रोपोगेंडे में लिखा हुआ यही होता है कि भैया आपको 24 घंटे हिंदू और मुस्लिम दिखाना है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, 5 मिनट सिर्फ आप रिपब्लिक भारत, जी न्यूज जैसे चैनलों को देख लीजिएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आतंकवादी आपके घर के बाहर ही खड़ा है और गेट खोल दिया तो आतंकवादी अंदर घुस जाएगा सीधा। इस तरीके का प्रोपोगेंडा चला रहे हैं देश में। वहीं मोदी जी ने कल कहा कि पहले जब सपा की सरकार थी हिंदुओं का त्योहार नहीं मनाया दिया जाता। ये कैसी बात कर रहे हैं आप, हिंदुओं का त्योहार नहीं मना दिया जाता देश में? आप मुझे ये बताइए, मोदी जी के पास कुछ और है या नहीं है बोलने के लिए? हिंदू हिंदू हिंदू। अरे आप एक बात मुझे बताइए कि आपने हिंदुओं के लिए क्या किया है? आज आप स्कूलों पे आ जाइए, चलिए ये बताइए कि हिंदुओं के बच्चों को क्या लाभ हुआ है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पुजारियों को कितना लाभ मिला है? हिंदुओं की बात करते हैं ना। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आंकड़ा निकाल लीजिए, सबसे ज्यादा मरने वाले तो हिंदू ही हैं। जिनकी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ वो भी हिंदू ही हैं। आपने क्या किया है हिंदुओं के लिए? जिन हिंदुओं की आप बात करते हैं, जिन हिंदू हितैषी की आप सरकार की बात करते हैं, उन हिंदू बहन बेटियों को तो कुछ तो दिया होगा। क्या दिया है हिंदुओं को? दिया क्या है आखिर हिंदुओं को, मैं ये जानना चाहता हूँ आज। ये भी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता कहते हैं कि अगर यूपी में योगी जी नहीं आए तो आने वाली पीढ़ियों को खतरा हो जाएगा। किससे खतरा है भाई? किससे खतरा है ये बताइए मुझे, किससे खतरा है? हिंदू खतरे में हो जाएगा ना। कैसे हिंदू खतरे में हो जाएगा? आपकी उम्र कितनी है? एक मिनट रुकिएगा, आपकी उम्र कितनी है? 40, 40 साल आपकी उम्र है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी तो 14 में आए हैं, इससे पहले तो नहीं थे। फिर आप बड़े कैसे हो गए? आप भी तो हिंदू हैं, आप भी तो हिंदू हैं, आपको खतरा नहीं हुआ? आपके बच्चे, आप हिंदुस्तान में रहते हैं बाहर से आए हैं? हिंदुस्तान में रहते हैं, आपको कभी खतरा महसूस हुआ है? हमारे तो मोहल्ले में बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं। तो फिर आप एक बात मुझे बताइए, जब हिंदुस्तान में रहकर आज तक हिंदुओं को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ कि मुगल भी रहेगा इस देश के अंदर, आप एक बात मुझे बताइए। हिंदुओं को आप खतरे की बात करते हैं ना। आज मुझे एक बात बताइए, देश की आबादी कितनी है? 125 करोड़ देश की आबादी है, ठीक है। उस 125 करोड़ की आबादी में सबसे ज्यादा कौन है? हिंदू है, ठीक है ना। दूसरे नंबर की आबादी में आपका मुस्लिम भाई आता है। आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर जो है मुगल राज कर गए, मुगल के बाद में आपने कहा कि कांग्रेस भी राज कर गई, जिसको आप कहते हैं मुस्लिमों की पार्टी है। आज तक इस देश के अंदर सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? हिंदुओं की। इजराइल कौन सी कंट्री है? मुस्लिम कंट्री। दुबई कौन सी कंट्री है? सऊदी कौन सी कंट्री है? इराक कौन सी कंट्री है? कुवैत कौन सी है? आज तक आपने कभी वहां पर सुना है कि वहां पर हिंदू खतरे में है? जबकि खतरे में कहां आना चाहिए? वहां आना चाहिए, क्योंकि वहां पर हिंदुओं की संख्या कम है। जब यहां पर हिंदू इतना सारा है तो हिंदू खतरे में कहां से आएगा? खतरे में जनाब आपकी एक कुर्सी है, और इस कुर्सी के लिए आप हिंदुओं का गला कटवा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी की चिंता कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने ये कहा, चीफ मिनिस्टर जो है, उन्होंने कहा कि जो
ये अखिलेश है औरंगजेब जैसा है, जैसा उन्होंने अपने बाप को मार कर गद्दी ले लिया था, ऐसे अखिलेश जी ने करा। देखिए कौन औरंगजेब है और कौन औरंगजेब नहीं है ये पूरा देश जानता है। इतना बड़े प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर कोई व्यक्ति जब अपनी माता जी के लिए एक कमरा नहीं रख सकता और जब माता जी को लेकर जाएगा तो कैमरे से फोटो खिंचवाएगा, तो भैया सभी को पता है कि कौन औरंगजेब है और कौन क्या है। जिस व्यक्ति ने अग्नि के 7 फेरे खा के अग्नि के फेरों को सफल नहीं किया, वो भैया कौन औरंगजेब है और कौन नहीं ये सभी को पता है। मोदी जी ने अपने घर और परिवार को छोड़ा, ये आप भी जानते हैं। वहीं पे आपने देखा हो टी राजा सिंह जो है, दूसरी बात यह कि आप जो एक बात लगातार पत्रकार कहते हैं, आज मैं इसको भी संक्षिप्त में स्पष्ट कर दूं। इससे महिलाओं की भावना को बहुत आघात पहुंचता है। जो एक बात कही जाती है कि मोदी जी ने परिवार को छोड़ा है, देश हित में छोड़ा है। मतलब कोई आदमी अगर परिवार वाला आदमी है तो वो देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। आपका परिवार है या नहीं है, तो आप देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। मतलब देश के लिए कुछ करने के लिए हमें पहले अपनी घरवाली को छोड़ना पड़ेगा, अपने बीवी और बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, अपनी माँ को छोड़ना पड़ेगा। वो माँ जो अपने 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, अपने जीवन को खतरे में डाल के उस बच्चे को जन्म देती है, हमें उस माँ को छोड़ना पड़ेगा, हमें उस वाइफ को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम इस देश की तरक्की कर सकते हैं। कह रहे जैसे महात्मा बुद्ध ने छोड़ दिया था, इस तरह से मोदी जी ने छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध ने तो भैया संन्यास ले लिया था। आपने कौन सा संन्यास लिया है? एक मठ छोड़कर राजनीति में घुस गया, एक चाय की केतली छोड़ के राजनीति में घुस गया। पहले चाय बेचा करता था, आज देश बेच रहा है। अरे वो तो कह रहे विष्णु का अवतार है। कौन कह रहा है विष्णु का अवतार? जो है, अरे अगर विष्णु का अवतार है तो आप अपने घर में रख के पूजिए ना। ऐसे विष्णु नहीं चाहिए देश को। आप एक मिनट, एक आप आम आदमी की तुलना भगवान से कर देते हैं। आप किसी भी आदमी को भगवान बना देते हैं। आपका दिमाग सही है या नहीं है? आप हिंदू धर्म में किसी को भी भगवान बना देते हैं। हमारे लिए राम और कृष्ण भगवान थे, हैं और रहेंगे। हमारे लिए कोई इंसान भगवान नहीं है। आप हर किसी को भगवान बना देते हैं। अच्छा मोदी, वो नारा चल रहा है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, यूपी हाँ, में लगातार चल तो रहा हम भी है। तो कह रहे हैं, हमने मना कब किया है? जो राम के नाम पे चंदा खाए हैं हम उनको भगाएंगे और जूते और चप्पल के जरिए भगाएंगे। जिन्होंने राम के नाम पे खाया है हम उनको भगाएंगे। क्यों नहीं भगाएंगे? बिल्कुल भगाएंगे। और राम को लेकर आए थे तो राम की जगह से एक बार चुनाव भी लड़ लेते योगी जी। डर क्यों गए? वहीं पे डर लग गया था जमाना जब तो जाएगी। वहीं पे कल जो है दूसरे बीजेपी के नेता तो कह रहे थे जो नमक खाए नमक का वोट देंगे। कल मोदी जी ने भी खुद कहा नमक हमने खिलाया तो नमक का कर्ज अदा करो। हाँ। अरे मोदी जी ने कौन सी चाय बेच के नमक खिलाया है हमें? हमारी जेब पे तो पैसा खिलाया है। नमक आप उनसे अदा करवाइए जिन भगोड़ों को आपने भगवाया है। आप जैसे चौकीदार के होते हुए नमक खा के देश से ही पैसा लेके फुर्र हो गए। वो पैसा किसका किया है? 9,000 करोड़ रुपया विजय माल्या, 14,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, कितने लोग हैं। और अभी ये गुजरात में हाल में घोटाला हुआ है। मोदी जी मुद्दों से डाइवर्ट मत करिए, समझे ना। ये जो आपकी हिंदू और मुस्लिम की राजनीति है, अमित शाह जी की आतंकवादी वाली राजनीति है, इसके चलते ये मत समझिए कि देश के लोग मुद्दों से डाइवर्ट हो जाएंगे। देश आज भी इसी चीज पे अटक गया है अब कि कैसे इस देश की इकोनॉमी बेहतर हो, कैसे रोजगार मिले, कैसे स्वास्थ्य ठीक हो और कैसे आर्मी वाले बच्चों को भर्ती मिले, कैसे एनटीपीसी का एग्जाम हो और कैसे देश के नौजवानों को रोजगार मिले, ना कि लाठी और डंडे मिले। वहीं पे योगी जी ने ये कहा है, ये जो आप लोग बिल बिला रहे हो ना 2-3 महीने का आचार संहिता लगने के बाद 10 मार्च के बाद सब बिल में घुस जाओ। अरे हम तो 10 मार्च के बाद भी बाहर हैं। बिल में तो आप घुसेंगे और आपके साथ ही मठ भी जाएंगे। और आप भी रुकिएगा जरा, आप भी सब्र रखिए, रुकिए जरा, अभी आने दीजिए। 24 भी आ गई, अभी जरा 22 में एक जा रहा है, 24 में दूसरा भी जाएगा। सब्र आप रखिए। देश को तोड़ने वाले हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे जनाब। वहीं पे मोदी जी ने ये कहा कि 2017 से पहले मुझे कोई काम करने नहीं दे रहे थे सपा वाले, क्योंकि मैं का सांसद हूँ, काम करने नहीं दे रहे थे। अच्छा, मोदी जी आने के बाद मैं काम किया। तो काम क्या किया है जरा ये तो बताइए। मोदी जी से कोई पूछे कि आप वो जो टेरी प्रॉम्प्टर पे देख के बोल रहे हैं, वो टेरी प्रॉम्प्टर हट जाता है तो आपका 56 इंच का सीना टाइम टाइम पुश करने लगता है, आप कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो वो टेरी प्रॉम्प्टर आपका हटा दिया जाता है तो आप कुछ बोलते नहीं है। बिना टेरी प्रॉम्प्टर के एक दिन आइए जनता के बीच में, आकर बात करिए ना। अरे कब तक प्री प्लान इंटरव्यू करेंगे रजत शर्मा के साथ में? कब तक प्री प्लान इंटरव्यू करेंगे अमित देवगन के साथ में? जरा आइए लाइव टेलीकास्ट में, आइए लाइव टेलीकास्ट में एक बार रवीश कुमार के साथ आमने सामने। अभिषार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी एक से एक बेहतर रिपोर्टर हैं। भेजिए अपने वित्त मंत्री को, करें देश की इकोनॉमी पे बात। भेजते क्यों नहीं आप वित्त मंत्री को? भेजिए अपने देश के गृह मंत्री को डाटा लेकर कि उनके राज्य में देश की सरहद पे कितने जवान शहीद हुए और कितनी इस देश की बहन बेटियां विधवा हुई हैं। भेजिए गृह मंत्री को डाटा लेकर। अरे कब तक मंचों पे खड़े होकर भाषण देंगे? एक बार लाइव टेलीकास्ट करिए ना। और प्री प्लान इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर के
जनता के सामने बैठ के करिए, ताकि आप जनता के सवाल के जवाब दे सकें। रजत शर्मा को इंटरव्यू देना छोड़िए, अमीश देवगन को इंटरव्यू देना छोड़िए, और अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू देना छोड़िए। कभी आइए आप रवीश कुमार के चैनल पे, आपका स्वागत है, क्योंकि जनता भी आपसे सवालों का जवाब चाहती है, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पे हैं, प्रधानमंत्री की पोस्ट पे हैं, और आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। वहीं पे मोदी जी ने कहा कि जो 5 किलो अनाज मिल रहा है, बात बीएसपी सरकार आएगी तो सब खा जाएंगे। अरे भैया, आपके राज्य में तो आप जनता को 5 किलो अनाज में संतुष्ट कर रहे हो, और वो जो भगोड़े हैं जो लाखों करोड़ों रुपए लेके भग रहे हैं, 5 किलो अनाज आपको देके उन भगोड़ों को भगा दिया जा रहा है। वो नहीं दिखा रहे मोदी जी। जो देश के गुजरात, जिस गुजरात मॉडल की तारीफ होती है, उस गुजरात मॉडल में जो घोटाला हुआ है, उसको लेकर मोदी जी ने कुछ बोला है अभी तक? मोदी जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वाले कह रहे कि कांग्रेस के टाइम में लोन दिया गया था। अच्छा, तो आप तो चौकीदार बन गए थे 14 में, तो आप चौकीदार बन गए थे, खूब डंडे लेके लठे तैनात थे। आप चौकीदार सो गए थे जब वो भगोड़ा लेके भगा। विजय माल्या के टाइम पे भी चौकीदार होना चाहिए था, नीरव मोदी के टाइम पे भी चौकीदार सोता रहा। अब तो कम से कम चौकीदार उठ जा पा, अब भी चौकीदार सो रहा था। अब तो बहुत सारे चौकीदार बन चुके हैं। मोदी जी ने कहा कि पूरब से हवा चली है, पश्चिम की तरफ बीजेपी का आंधी चल रही है। हाँ बिल्कुल, आंधी चल रही है। आंधी चलेगी तभी तो सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता उस आंधी में उड़ के चले जाएंगे। वो कह रहे कि ये सही है। गाजे बाजे के साथ आ रही है बीजेपी। हाँ, गाजे बाजे के साथ बीजेपी आ रही है। गाजे बाजे का तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन लठ और जूते के साथ में जा जरूर रही है, आने का तो मुझे पता नहीं है।